नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं और आज इस कार्यक्रम के जरिए दिन भर की जो अपडेट है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज सबसे बड़ी नोटिफिकेशन जो थी वो हमने दिन को आपको उसका लाइव दिखाया था और जब इस पेयर विजन की नोटिफिकेशन के बाद एक सचिवालय में JOAIT के कुछ लोग मिलने आ गए थे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के दफ्तर में, और उस जो कार्यक्रम था वो हमने आपको लाइव दिखाया था। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों ने JOAIT को तो छोड़ के बाकी जितनी 89 टोटल कैटेगरीज हैं उनको लेकर राइडर की जो नोटिफिकेशन है, पेयर विजन रूल्स की नोटिफिकेशन है, वो देखी होगी, वो पढ़ी होगी। आज इस कार्यक्रम के जरिए एक तो उसकी बात करेंगे कि जो राइडर की नोटिफिकेशन है या पेयर विजन रूल्स हैं उसका किस तरह का इंपैक्ट कर्मचारियों के लिए है और किस किस कैटेगरी को किस तरह से इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इसके साथ और बातें भी आज हैं। 4 साल के बाद JBT जो रिजल्ट है कमीशन की भर्ती का वो निकला है आज, और इस रिजल्ट का विश्लेषण जब तक सारी चीज़ें आएंगी हमारे सामने तब होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि टोटल जो इसके जो फिगर्स हैं, टोटल जो आंकड़ा है, उसको लेकर आज हम जो डिटेल आपके साथ आज साझा करेंगे। और JBT के रिजल्ट के साथ साथ आपको बताएंगे JOAIT जो पोस्ट कोड 817 है उसको लेकर क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों मामलों में रिजल्ट का बड़ा बेसब्री से इंतजार है और वजह सिर्फ ये थी कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले नियुक्ति होती है या नहीं। JBT के मामले में नियुक्तियां फिर हो जाएंगी, कंडीशनल रिजल्ट है, विस्तृत आपको आंकड़े आगे बताएंगे। लेकिन इसके साथ जो और अब मामले एक एक करके हैं वो है एरियर की नोटिफिकेशन अचानक क्यों रुकी है। आज की अगर मैं आज की अपडेट आपको बताऊं तो आज हमारे जितनी फाइनेंस में अपडेट ली है इसकी एरियर वाले इशू की, उसके मुताबिक अभी एरियर की नोटिफिकेशन अब थोड़ा लेट हो रही है। और उसकी वजह यह है कि जो प्रेजेंटली जो लिक्विडिटी ट्रेजरी में चाहिए, कोषागार में जितना मनी चाहिए वो नहीं है, और इसी वजह से किस चीज़ का इंतजार हो रहा है इसको लेकर वो बात आपको बताएंगे। कुछ प्रमोशन के मामले एक साथ आपको राउंड अप बता देंगे। बड़े दिनों से हमारे जो व्यूअर हैं उसके बारे में जानकारी मांग रहे हैं। TGT टू हेडमास्टर तो एक अलग कंसेप्ट है ही, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल की जो प्रमोशन है, जो प्लेसमेंट के बाद प्रमोशन होनी है वो, और उनका जो एरियर का क्या होगा, ये दोनों मामले जो आज डिस्कस करने के लिए हैं। और साथ में कॉलेज कैडर में नई भर्तियां क्यों आ रही हैं ये भी आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो है वो कहाँ प्लान हो रही है ये आज बात करेंगे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी पर अपडेट आपको देंगे क्योंकि चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हो गई, अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जरूरी है। उसके बाद ओल्ड पेंशन को लेकर नया अभियान एक लॉन्च हो रहा है और इसकी क्या तैयारी है आगे वो बताएंगे। और कैसे जो NPS एसोसिएशन के बाद जो हाई पावर कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी थी वो कमेटी अब आगे क्या कर रही है। शिमला में खालिस्तान का एक फिर से ड्रामा हुआ है और ये हमने आपको 6 बजे भी इस घटना का जिक्र किया था, लेकिन तब तक राज्य सरकार की तरफ से FIR दर्ज करने की स्थिति इसमें नहीं थी। और क्योंकि ये एक दफ्तर के गेट पे एक तरह से वो जो झंडा वो चिपकाया हुआ था, तो उस तरह के मामले में अब सरकार क्या आगे व्यू लेगी वो देखना होगा। कांगड़ा में चुनाव से पहले नेताओं की अदला बदली हो रही है। अब कांगड़ा चुनाव क्षेत्र के बाद अब जो नूरपुर सब डिवीजन है उस तरफ को बात चली गई है, और कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं 4 बार के योगराज वो आज BJP में शामिल हो गए। इससे पहले जब कांग्रेस के विधायक जो पवन काजल है वो BJP में शामिल हुए थे, तो जो BJP में आ गए थे सुरेंद्र काकू वो वापस अपनी पार्टी कांग्रेस में चले गए। तो ये अदला बदली चल रही है, इसकी आगे विस्तार से जानकारी आपको देंगे। CM की रैलियों पर कैसे सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं वो बताएंगे आपको। कोविड का बुलेटिन और आपके सवाल भी लेंगे। सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी सवाल की जहां तक बात है तो अगर जो पेयर विजन रूल से रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरी है तो वो जरूर करें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उसी को हम आज लेंगे। बाकी जो क्वेरीज हैं वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में अब जो आपकी क्वेरीज होंगी उसका रिप्लाई लाने के लिए जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी और हमें भी उससे सीखने का एक तरह से इसमें अवसर होगा। लेकिन सबसे पहले बात करें तो अब पहले कोविड का जो बुलेटिन है उसकी बात कर लेते हैं। वैसे केसेस लगातार कम हो रहे हैं लेकिन फिर भी नज़र बनाए रखना ज़रूरी है। 3691 टोटल सैंपल आज थे, इनमें से 72 नए केस मिले हैं, 99 लोग रिकवर हुए हैं। आज एक पेशेंट एडमिट हुए हैं, 2 रिलीव हुए हैं हॉस्पिटलों से। एक्टिव केस टोटल पूरे प्रदेश में 521 रह गए हैं, ये कम हो गए हैं काफ़ी, क्योंकि आपको पता है 5500 हो गए थे इस स्टेज में, लेकिन अब 521 रह गए हैं केवल। जहां तक टोटल एडमिशन हॉस्पिटल्स में 22 है, अभी टोटल डेथ 4182 हो चुकी है। और जो कोविड
फैसिलिटी यानी कि जहां पे कोविड के मरीजों को रखने की सुविधा है अस्पतालों में, वो अभी भी राज्य सरकार ने 26 अस्पतालों को इसके लिए रेडी रखा है। जहां तक बात सीएम की रैलियों पे है, तो आज भी कांगड़ा जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किए, और उसमें एक तो ज्वालामुखी था, एक शायद नगरोटा बंगवा था, लेकिन इनमें अलग अलग अनाउंसमेंट भी हुई जैसे कि होती है। लेकिन अब कल जो मुख्यमंत्री थोड़ा शिमला में होंगे, फिर शाम को शायद मंडी जा सकते हैं, परसों पूरी तरह से धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में होंगे, जहां पे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत और अनुराग ठाकुर वो भी आ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये कि उसके बाद जो लगातार दौरे हैं वो उस तरह से ही लगे हुए हैं। लेकिन जो ये 75 साल पर 75 हिमाचल में रैलियां, जिसमें 68 रैलियां हर चुनाव क्षेत्र में हो रही हैं सरकारी खर्चे पर, इस पर जो कांग्रेस के विधायक हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है सरकार पर कि अमृत महोत्सव के नाम पर पार्टी का चुनाव प्रचार हो रहा है सरकारी खर्चे पर, और जो इसके लिए वो कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट में भी जाने के ऑप्शन को देख रही है, क्योंकि बागवानों को इश्यूज जो है वो सरकार देख नहीं रही, जो बरसात से नुकसान हो रहा है वो देख नहीं रही, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर नहीं छोड़ रहे, ओल्ड पेंशन को लेकर आंदोलन चल रहा है लेकिन उस पर भी सरकार नहीं देख रही है। तो इन सारी चीज़ों को लिए ये आरोप लगाए हैं, और इन आरोपों के बाद अब सरकार क्या जवाब देती है वो बात अलग है। वैसे हाल ही में जो शहरी विकास मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, उन्होंने इन्हीं सब बातों का जवाब दिया था। पुरानी पेंशन की बात करें तो वो अब 15 तारीख से एक नया अभियान छेड़ने वाले हैं। शिमला में जो एनपीएस का धरना चल रहा है, सभी संसदीय क्षेत्रों में भी है। इन्होंने 15 से वोट फॉर ओपीएस शुरू करना है, ओल्ड पेंशन के लिए जो वोट मांगने की प्रक्रिया है, और वो किस तरह से रहेगी, किस तरह से आगे चलेगी वो आगे देखेंगे। लेकिन इस बीच एक सरप्राइजिंग ये है कि जो राज्य सरकार के स्तर पर भी, जो मुख्य सचिव के स्तर पर हाई पावर कमेटी बनाई गई थी जिसमें लोगों को कुछ काम दिया गया था वर्कआउट करने को, वो काम भी अभी नहीं हुआ, और अगर हो गया तो उसके बाद दोबारा इस कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई। अगर राज्य सरकार ने इस मामले में, ओल्ड पेंशन के मामले में भारत सरकार से टेकअप करने के लिए कुछ केस बनाना है तो इस बैठक का होना जरूरी है, क्योंकि अभी तक किसी भी राज्य ने अपने स्तर पर यह बात नहीं उठाई है केंद्र सरकार के स्तर पर। अब इसके बाद अगली बात करें अगर हम, तो जो आज के सब्जेक्ट हैं उनमें से नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो कांगड़ा में नेताओं की अदला बदली का है। आज की ताज़ा घटना में अगर आपको बताऊं तो आज जो शिमला में यहाँ आने के बाद जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं योगराज शर्मा, इनका अगर मैं बात करूं तो ये 4 बार के विधायक रहे हैं, और जो कांगड़ा सहकारी बैंक के निदेशक भी रहे। जिला स्तर परागपुर निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था। परिसमन के बाद इनका निर्वाचन क्षेत्र अब देहरा है, और राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1972 में की थी। काफ़ी पुराने आदमी हैं, और ये आज बीजेपी में शामिल हो गए। पहले मैंने नूरपुर सब डिवीज़न की बात की थी, ये जबकि जसवां परागपुर वाला जो एरिया है उसकी बात है। और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये अदला बदली का क्रम चल रहा है। पवन काजल आए थे, फिर बीजेपी में पहले कांग्रेस से जो आगे थे सुरेंद्र काकू वो वापस कांग्रेस में चले गए। अब कांग्रेस से योगराज जो हैं वो वापस आ गए बीजेपी में, और ये अदला बदली उस तरह से चल रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में, हालांकि आज इन्होंने जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की ओक ओवर में, उसके बाद भाजपा में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी इनके साथ थे, और ये एक नया घटनाक्रम कांगड़ा की पॉलिटिक्स में आज अभी देखने को इस तरह से मिल रहा है। जहां तक बात अगली है जो अभी हम करेंगे, तो उसमें शिमला में खालिस्तान का जो ड्रामा है उसकी बात कर लें। वैसे इसको ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है नहीं, गुरुपतवंत सिंह पन्नू ये इस तरह की हरकतें करता रहता है, और ये एक सन की माइंड है जो एक वीडियो जारी करना, और रात को कोई उस टूटी कंडी में जल शक्ति विभाग के गेट पर टांग गया, और सुबह वहाँ पुलिस वाले आधम के, उन्होंने उसके बाद देखा सीसीटीवी वहाँ लगा नहीं था। लेकिन दोपहर बाद यानी कि शाम तक इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की कोई तैयारी नहीं थी। फिर भी जिस तरह से धर्मशाला तपोवन में ऐसा ड्रामा हुआ था, वहां पंजाब से 2 गिरफ्तारियां हुई थी, यहां भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की एक अपडेट अगर आपको दें तो हाल ही में पिछले कल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई है। उसमें जितने भी आवेदक हैं उनको लेकर डिस्कशन हुई, चर्चा हुई। उसके बाद ऐसा माना जा रहा है जहां सीनियर लीडर हैं, जहां ऑलरेडी एमएलए है या फिर पिछली बार हार गए हैं क्लोज मतों से,
उनके नाम लगभग क्लियर कर दिए हैं सिंगल नाम पर। और जो बाकी है वो जो जिन सीटों पे पैनल आए हैं 30+ सीटें ये हैं जिन पे पैनल है, और पैनल में भी 2 से 7 तक रेंज में लोग हैं, उनको लेकर अब स्क्रीनिंग कमेटी पहले देखेगी। और स्क्रीनिंग कमेटी दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में बनाई गई है। वो अब 15 सितंबर के आसपास शिमला आने वाली है। 9 सदस्यीय कमेटी है ये। आनंद शर्मा को इसका जिम्मा दिया गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद फिर दीपा दास मुंशी को ये काम दिया गया। इसमें प्रतिभा सिंह के अलावा जो मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू भी हैं, बाकी राजीव शुक्ला, संजय दत्त वगैरह ये लोग तो हैं ही। और इन सारी तैयारियों के लिए संजय दत्त एडवांस में हिमाचल के दौरे पे अभी आ रहे हैं। लेकिन ये तो हो गई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बात। लेकिन इसी के साथ बात कर लेते हैं बीजेपी की भी। आज भाजपा की बड़ी लंबी चौड़ी बैठक हुई है, पूरा दिन लगभग चली रही पार्टी ऑफिस में, और ये चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी। चुनाव प्रबंधन समिति जो है वो बनाई गई है डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में, और इस बैठक के लिए जो चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं देवेंद्र सिंह राणा, वो भी आए हुए थे। इसके बाद ये कांगड़ा जिला के दौरे पर निकलने वाले हैं। लेकिन 18 कमेटियों की अलग अलग बैठक इन्होंने ली है चुनाव प्रबंधन और बाकी सारी चीज़ों को लेकर जो बनाई गई हैं। और इसमें जो बहुत सारी चीज़ें तो ये हैं कि प्रधानमंत्री की जो दौरे हैं उनको लेकर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर तैयारियां अब शुरू कर दी हैं बीजेपी ने। और इस रणनीति के तहत जो चुनाव क्षेत्र हैं उनको, और जो एरिया हैं, जोन हैं, उनको L1, L2, L3, L4 मार्क किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह L1 में रखे गए हैं। उसके बाद अगले जो नेता हैं योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, जो राजनाथ सिंह, ये सेकंड जोन में, थर्ड जोन में, ऐसी लेयर्स बनाई गई हैं। जो सेंसिटिव जोन है जहां से एक जगह रैली करके 5 चुनाव क्षेत्र हो सकते हैं, वहां हो सकता है प्रधानमंत्री ही रैली के लिए आए। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में 20 सितंबर के आसपास मंडी में प्रधानमंत्री की जो युवा रैली है उसको लेकर प्रोग्राम बन रहा है, और 1 लाख युवाओं को जुटाने का लक्ष्य है। उसके बाद बिलासपुर में होगी, लेकिन बिलासपुर में एम्स के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री ने आना है, और एम्स जो है वो उद्घाटन इसका नवरात्रों में ही प्रधानमंत्री करना चाह रहे हैं, इसलिए उससे पहले मंडी वाली जो रैली है वो पहले हो सकती है। लेकिन ये जो तैयारियां सारी चल रही हैं, इनका अपडेट हम आपको उसी तरह से आगे देते रहेंगे। जहां तक बात इसके बाद अगले मैटर सब की है, तो अब एक एक करके बाकी मामलों पे भी आ जाते हैं, और जो सभी मामले हैं ये उनकी एक एक करके फिर आपको जानकारी देते हैं। कॉलेज कैडर की हमने आपको 6 बजे बताया था कि कॉलेज कैडर की जो परीक्षाएं हैं वो शेड्यूल जारी हो गया था। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ है 18 अक्टूबर, फिजिक्स 20, जूलॉजी 17 नवंबर है, और बॉटनी का टेस्ट 18 नवंबर को होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में पर्सनालिटी एग्जाम 22 सितंबर, असिस्टेंट जेएमसी और ट्रेनी लॉ एंड ऑफिसर 22 सितंबर, ये अलग अलग शेड्यूल्ड हुए हैं। लेकिन इसके साथ जो नई बात है वो ये कि कॉलेज कैडर में नई भर्तियों के लिए आज डायरेक्टर हायर एजुकेशन के साथ सेक्रेटरी एजुकेशन की मीटिंग हुई है, और उसमें कॉलेज कैडर में कुछ और भर्तियों के लिए जल्दी ही प्रपोजल मूव हो सकता है कैबिनेट के लिए। आज बैठक में प्राइमरी जो शेड्यूल एक बन गया है, कुछ डेटा अलग से मांगा है सेक्रेटरी एजुकेशन ने। उसके बाद कॉलेज कैडर में नई भर्तियां होने जा रही हैं, और इन भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है बहुत जल्दी। लेकिन इसी के साथ प्रिंसिपल प्रमोशन जो स्कूल वाले हैं उनकी बात कर लें, क्योंकि कॉलेज प्रिंसिपल का जो है वो आज जब फाइल वापस आई थी सेक्रेटरी इस एजुकेशन के पास, तो उसमें जो एजी से ओपिनियन के लिए फाइल भेजनी है वो काफ़ी एक तरह से कॉमन जैसी बना दी थी, जिसमें सारी चीज़ें डाल दी थी। तो सेक्रेटरी एजुकेशन ने डायरेक्टर हायर एजुकेशन को कहा है कि स्पेसिफिक पॉइंट बताइए कि जिन पर हमने एडवोकेट जनरल से राय लेनी है, 2 या 3 पॉइंट होने चाहिए। अगर ऐसे फाइल भेजेंगे तो राय ठीक नहीं आएगी। तो अब ये स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ जा रही है, उसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल पर बात हो जाएगी। लेकिन स्कूल प्रिंसिपल की जहां तक बात है, 2016-17 के बाद प्लेसमेंट्स हो रही हैं और वो रेगुलर प्रमोशन नहीं हो पा रही। इसीलिए अब 854 स्कूल प्रिंसिपलों की फाइल डीपीसी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी है, सारे डाटा और रिकॉर्ड के साथ। और पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे ही डीपीसी की प्रक्रिया को पूरी करके वापस करेगा, उसके बाद ये ऑर्डर हो जाएंगे। लेकिन इसमें फिर जब प्रक्रिया वहां से हो जाएगी तो फाइनेंस में जाना पड़ेगा इनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। वो इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि जिस डेट से रेगुलर होने के बाद क्या इनको पिछले पीरियड का एरियर मिलेगा या नहीं, इसको लेकर अभी संशय है। और संशय इसलिए है कि फाइनेंस की जो लोग हैं उनका कहना है कि जो प्लेसमेंट के ऑर्डर हुए हैं वो इसी तरह से हुए हैं कि आपकी जो प्लेसमेंट प्रिंसिपल के रूप में की जा रही है एग्जिस्टिंग स्केल में ही, तो जो प्रमोशन है उसमें नोशनल ही काउंट होगा। और जो अगर रिटायर हो गया है व्यक्ति तो उसको डायरेक्ट इफेक्ट उसका पेंशन में ही आएगा,
आएगा, जो वो लेगा इफेक्ट उस दिन से आएगा, बाकी पिछला जो है वो नोशनल रहेगा। और जो प्रेजेंट प्रिंसिपल के पद पे है उन पे भी वैसे ही इफेक्ट जो है उस डेट से ही आएगा, लेकिन जो पिछला है वो नोशनली कैलकुलेट होगा। लेकिन इसमें फाइनल डिसीजन के लिए इंतजार कर लेते हैं जब तक फाइल नहीं आ जाती, और जब फाइल आ जाएगी तो उसके बाद ही हम उस पर बात करेंगे। अगली बात जो है इसके बाद वो स्कूल प्रिंसिपल के एरियर पर जो संशय है वो मैंने आपको बता दिया। अब एरियर की नोटिफिकेशन क्यों रुकी है ये भी आपको बता दें। आपको याद है 1000 करोड़ की अनाउंसमेंट जो है एरियर के लिए मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को कर दी थी और सितंबर में वो मिल भी जाना है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आज हमने इस बारे में जब सारी चीज़ों का पता किया तो कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसकी वजह से इंतज़ार करना पड़ रहा है कि अभी ये नोटिफिकेशन नहीं होगी। और इस नोटिफिकेशन के ना होने का सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी भी इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जो ट्रेजरी की जो लिक्विडिटी है वो नहीं है। अभी सिचुएशन एग्जैक्टली मैं अगर आपको बताऊं, जितना कि आज फाइनेंस से डिटेल मिली है, अभी जो ट्रेजरी है वो ओवरड्राफ्ट में चल रही है, करीब 400 करोड़ के ओवरड्राफ्ट में भी चल रही है। वजह यह है कि पिछले महीने जब यूजीसी स्केल दिया गया तो उसका इमीडिएट जो 460 करोड़ के आसपास का इफेक्ट आया है और वो इस महीने 1 तारीख से वो असर उसका हो गया है। और उससे पहले जितनी देनदारियां थी वो आपको पहले से पता ही है। अभी 1000 करोड़ का जो विंडो एक बताई गई थी उसकी वजह यही थी, और जो 2500 करोड़ का और लोन लेना है वो आरबीआई को मैटर चला गया है, वहां से परमिशन आने के बाद वो भी आ जाएगा। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि इमीडिएट एरियर की नोटिफिकेशन करके उसके ड्रॉल का ऑर्डर कर दिया जाए, क्योंकि जो फाइनेंस वाले इंतजार कर रहे हैं 10 सितंबर का, और 10 सितंबर को जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भारत सरकार से आनी है 863 करोड़ के आसपास है अभी, वो अगर आएगी तो फिर उसके बाद जो बैलेंस है वो बनेगा, लिक्विडिटी एक तरह से बनेगी, और फिर उसके बाद एरियर वाला जो नोटिफिकेशन है वो होगा। और उसके बाद क्योंकि इस महीने ये विड्रॉल भी होना है, इसी वजह से 2500 करोड़ और भी और लिया जा रहा है ताकि वो जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। इसीलिए सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है एरियर की वो तो शायद हो जाए, लेकिन डीए को लेकर अभी भी कोई ज्यादा पॉजिटिव संकेत नहीं है, क्योंकि जो बैलेंस है अभी भी खाते में ट्रेजरी के वो उस तरह का नहीं है जिसको लेकर हम इमीडिएट कुछ सोचें कि जो फैसले हैं वो इमीडिएट हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो चीजें हैं वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि जब तक हमारे पास विंडो एक है लोन वाली, उसको कितना एक्सरसाइज करते हैं उसको लेकर देखना पड़ेगा। अभी जो आज पे रिवीजन रूल्स की नोटिफिकेशन हुई है इसका इफेक्ट भी 1 अक्टूबर को आएगा सैलरी में, क्योंकि कुछ जो कैटेगरीज हैं जैसे जेओआईटी या कुछ और कैटेगरीज हैं उन पे बहुत फर्क पड़ जाएगा इसके कारण, और उनकी फिक्सेशन नए हिसाब से होगी। और फिक्सेशन क्योंकि पहले हो चुकी है उसका डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन होना है, और इसका इफेक्ट जो है वो ट्रेजरी पे डायरेक्ट आएगा। यही वजह है कि जब फिक्सेशन पहले हो चुकी है इसीलिए पे रिवीजन रूल्स में भी दोबारा से आपके लिए ऑप्शन लेने का जो विकल्प है वो सरकार ने नहीं दिया है। इन सारी चीज़ों के बीच में अब आप समझिए कि एरियर जो है वो 10 तारीख के बाद ही कुछ चीज़ें पता लगेंगी, जब तक आरडीजी का जो इंस्टॉलमेंट है वो भारत सरकार से नहीं आ जाती। इन बिटवीन जो एसीएस फाइनेंस है, प्रबोध सक्सेना, वो भी दिल्ली चले गए हैं आज, और वो भी अब सोमवार को ही आएंगे। तो जो बाकी मैटर हैं अब वो लगभग स्लो रहेंगे। 10 तारीख से पहले ना कोई कैबिनेट की बैठक होने वाली है और ना ही कोई फाइनेंशियल मैटर क्लियर होने वाला है, क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी है नहीं, और जो बाकी मामले चल रहे हैं वो रूटीन में वैसे ही चलते रहेंगे। जहां तक बात है सीएचओ भर्ती की, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, ये मैंने आपको बताया था 880 पद हैं, और 6 बजे के बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को ये पेपर लेना है। अब उनको ये काम देने को लेकर कहा है अब सरकार ने, और वो ये काम लेंगी। हिमाचल पुलिस ने एक दावा किया है, लापता और अपहरण जिनका हो गया होता है उनको ढूंढने में हिमाचल पुलिस नंबर 1 निकली है। अपहरण की गए व्यक्तियों को ढूंढने में राष्ट्रीय एवरेज 50.8 की है, हिमाचल की 85.4 की आई है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर यह दावा किया गया है, इसलिए हमने इसके बारे में आपको अपडेट दी। कांग्रेस में आपको पता है टिकट को लेकर काफी अपडेट चल रही हैं और काफी जल्दबाजी भी चल रही है, लेकिन इसके विपरीत आज जो भाजपा के प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना, उन्होंने कहा है कि उन्हें उनकी पार्टी को टिकट बांटने की कोई जल्दी नहीं है, और जो पूरा सिस्टम फॉलो करने के बाद ही टिकट दिए जाएंगे, और इसीलिए आगे बातें इसमें होंगी। जहां तक बात इसके बाद बाकी मामलों की है तो वो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है, और अब हम मेन बात पे आते हैं।
और जो आज की जो मेन बात है वो आपको पता है, अब हम बात करेंगे राइडर का किसको फायदा होगा, और जेबीटी रिजल्ट और जेओए क्या रिजल्ट कब आएगा। जेबीटी रिजल्ट की बात पहले कर लेते हैं क्योंकि राइडर वाले में क्वेश्चन आंसर भी आगे होंगे तो वो साथ साथ ही लेंगे। सबसे पहले जेबीटी वाले इश्यूज की बात कर लेते हैं। और जेबीटी के मामले में आज देखिए जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के मुताबिक ये भर्ती शुरू हुई थी 19/12/2018 को, 4 साल के बाद आज रिजल्ट घोषित हुआ है। जब रिजल्ट घोषित हुआ है 617 पोस्टें थी इस पोस्ट कोड 721 में, 617 में से जो रिजल्ट आया है वो 613 का आया है। 4 पोस्ट का इसलिए रोका गया है क्योंकि एक जो है ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में एक चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ये दोनों एससी में एक मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और एक जो पोस्ट जो है एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में वैकेंट रह गई है क्योंकि बंदे नहीं मिले। लेकिन ये जो रिजल्ट है ये सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लिए रहेगा, ये भी इसमें साथ में लिखा गया है। लेकिन डाटा ये है कि टोटल एप्लीकेशन 41,590 आई है। आप देखिए जेबीटी, क्योंकि इसमें बीएड वाले भी आ गए थे बीच में, उनमें से पेपर देने आए सिर्फ पेपर देने के लिए बुलाया फिर 36,565 को, और इनमें से जो अटेम्प्ट किया 30,207 ने, क्योंकि 6,358 जो है वो अब्सेंट रहे। फिर जो स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया 3,236 को, और उनमें से जो रिजल्ट अब 617 का निकला है वो अब आपके सामने है। लेकिन इसमें जो बीएड पे जो शर्त लग गई थी एक कि उनका टेट जो है वो जेबीटी का होना चाहिए, उस वजह से फिर सारी चीज़ें इफेक्ट आगे आया है। अच्छी बात यह है कि आ गया, अब देखना होगा कि बैच वाइज के लिए राज्य सरकार क्या करती है या एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, ये बात उसमें देखनी पड़ेगी। जहां तक दूसरी बात है इसके साथ वो है जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 की। अब इशू ये है कि जो कर्मचारी चयन आयोग है उनका कहना है कि इसको जो है वो 2 हफ्ते के अंदर इस रिजल्ट को भी निकाल देंगे, जैसा कि उन्होंने जेबीटी के लिए कहा था। जेबीटी के लिए जो डेट है वो सरकार को दी गई थी 31 अगस्त से पहले, लेकिन वो हुआ नहीं और फाइनली 6 सितंबर को निकला ये। लेकिन जेओए आईटी 817 अब कब निकलेगा इसके लिए भी थोड़ा इंतजार अभी करना पड़ेगा। लेकिन जो आयोग का कहना है वो अभी 2 हफ्ते के आसपास का इसमें और टाइम मांग रहे हैं या लगेगा। लेकिन जहां तक बात 556 की है उसको लेकर भी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी हो बैक ऑफ द माइंड शायद, क्योंकि उसमें भी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पार्टी है 556 में। राज्य सरकार को तो नोटिस बाद में हुआ, पहले जो केस था वो तो आयोग के अंगेंस्ट ही था। और इस केस में जो गवर्नमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट और पब्लिक सर्विस जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग है उनको लास्ट बार 4 हफ्ते का टाइम दिया है, अंतिम बार सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट फाइल करने के लिए, और 23 सितंबर को अब ये दोबारा लगाया सुनवाई के लिए। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये भी इंतजार किया जा रहा हो, लेकिन अगर ये भी इंतजार हो तो भी 23 सितंबर है, और इसी महीने अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जेओए जो 817 है वो भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो बाकी मैटर है वो निकल गए। अब बात करते हैं राइडर की और राइडर के बाकी इफेक्ट की। राइडर में सबसे पहले तो बात ये, क्योंकि ये याद कराना बहुत ज़रूरी है आजकल, जो चीज़ें आप हमारे दर्शक आसपास देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से दर्शक कॉमन होते हैं जो हमारे साथ हैं या फिर भरोसा करते हैं। उनका तो खैर हम पहले से ही शुक्रिया करते हैं, क्योंकि इसी भरोसे के अनुसार काम करना एक जिम्मेदारी है अपने आप में। लेकिन जो आप बाकी कई जगह एक कुछ फेक न्यूज़ सुन लेते हैं, और फिर उसकी जो सबसे बड़ी टेस्टिंग है वो होती है बाद में जब आपके सामने ऑर्डर या नोटिफिकेशन आती है। आज की जो नोटिफिकेशन है अगर मैं उसको देखूं और उसको आपको बताऊं तो इसी कार्यक्रम के जरिए मैंने आपको बताया था 4-5 दिन पहले, मुझे लगता है जहां तक मुझे याद है 30 अगस्त का, अगर आप 9 बजे का बुलेटिन देखें, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो राइडर का इशू है वो जब लॉ में फाइल गई और उसमें जो स्पेसिफिक कैटेगरी बनाई गई, स्पेसिफिक कैटेगरी एक तरह से उसमें कई फॉल्ट्स निकले और उसमें 90 कैटेगरी को लिया गया था। लेकिन जब फाइनल नोटिफिकेशन आपके सामने आई तो उसमें 89 कैटेगरी थी। अब देखिए 89 कैटेगरी वाला ही मैंने भी पढ़ा था, मेरे पास भी 89 कैटेगरी वाला ही था, लेकिन कई बार जो सोर्स होता है उसको बचाने के लिए या उसको हाइड करने के लिए, बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए थोड़ा सा फिगर ऊपर नीचे करना पड़ता है, ताकि जो अफसर हैं उनको ये ना लगे कि ये फाइल
कैसे बाहर गई। लेकिन जो 89 वाला ही ड्राफ्ट था वही मैंने आपको पढ़ के बताया था, और उसी में ही जो आज आपने लिस्ट देखी है उसी लिस्ट को उसी प्रेफरेंस ऑर्डर में मैं आपको पढ़ के बताया था कि क्लर्क के बाद जेओएआईटी और जेओएआईटी और क्लर्क के वेतन में डिफरेंस क्या था वो भी मैंने आपको बताया था। तो ये आपको याद कराना जरूरी इसलिए है कि जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको कहां और कैसे मिलती हैं, ये भरोसा रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कई बार हम क्या करते हैं कि जो जल्दबाजी की इंफॉर्मेशन है या कोई फेक न्यूज़ है उसके ज़रिए अपना एक बेंट ऑफ माइंड बना लेते हैं, फिर वो सब्र नहीं रहता। सरकारों के साथ जब मसले हल करवाने होते हैं तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। और जो इस मैटर को भी, राइडर वाले मैटर को फॉलो कर रहे थे या चेज कर रहे थे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी, चाहे वो अध्यक्ष हों चाहे महासचिव हों, उनके लिए भी काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि कई बार गर्मा गर्म बहस हो गई। एक बार तो ये ऐसा भी टाइम आया कि एसीएस फाइनेंस के कमरे के बाहर धरने तक देने की धमकी दी गई। कई चीज़ें इसमें हुई और वो होती भी रहती हैं जब सरकारी सिस्टम में काम करना है और जो फाइल को निकालना है। तो उसके बावजूद आज नोटिफिकेशन हुई, और कल हमने आपको 6 बजे जब कैबिनेट की ब्रीफिंग से पहले, कैबिनेट अभी चल रही थी, हमने आपको बताया था कि राइडर पर खुशखबरी, किसी ने नहीं बताया आपको पहले, और वो फाइल गई थी क्योंकि सुबह ये फाइल फिर दोबारा बनाई गई थी। उसमें क्या क्या चीज़ें हट गई वो भी हमें पता लग गया था। और उसी के बाद हमने आपको कैबिनेट की ब्रीफिंग में बताया था कि इसके बारे में खुशखबरी जो है वो आज आने वाली है। कैबिनेट ने ओके कर दिया और आज नोटिफिकेशन भी आ गई। नोटिफिकेशन जब आ गई तो उस नोटिफिकेशन को अगर हम देखें तो वही हुआ जो मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक कैटेगरी वाला विड्रॉ कर लिया गया है, और जो 3 जनवरी 2022 की नोटिफिकेशन है उसी को आगे बढ़ाया गया है। जब उसी को आगे बढ़ाया गया तो फिर उसमें आपको डायरेक्टली इफेक्ट क्या होगा वो भी फिर बताना जरूरी है, क्योंकि इसी में दो केवल जो स्पेसिफिक दो एक जिसको बोलते हैं अमेंडमेंट्स हैं वो हुई हैं 3 जनवरी को जो नोटिफिकेशन हुई थी उसमें। और 3 जनवरी के जो नोटिफिकेशन है उसमें जो संशोधन हुए दो, उनकी अगर मैं आपको जानकारी दूं तो उसमें बेसिकली एक तो जो कैटेगरीज को ऐड करने का एक वो है उसको जोड़ा गया है, जो कैटेगरी को ऐड करने के लिए चीज़ें उसमें रखी गई हैं। और वो जो ऐड की गई है कैटेगरी उसकी मैं अगर बात करूं तो वो रूल 7 में इंसर्ट किया गया है 7A, और फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ सर्टन कैटेगरीज, और दे शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 3 जनवरी 2022। The rule shall apply to the employees who are appointed before 3 जनवरी 2022। अब आप देखिए 3 जनवरी 2022 से पहले जो अपॉइंट हुए हैं उनके लिए द पे ऑफ एम्प्लॉई ऑफ दोज कैटेगरीज पोस्ट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 2 shall be fixed on higher pay stage in the concerned level of pay matrix after completion of 2 years regular service as given in schedule 2। ये इसमें कहा गया है। और इसके बाद जो शेड्यूल दिया गया है उसमें वही है जो मैंने आपको 89 कैटेगरी उस टाइम पढ़ के सुनाई थी। मैं इससे पहले 2 बार पढ़ के सुना चुका हूं और ये तीसरी बारी है आज, और वो आज इसलिए कि जब आप क्वेरी पूछेंगे तो उसमें भी ये बात आएगी। क्लर्क है, जेओएआईटी है, जूनियर टेक्नीशियन है, ड्राइवर हैं, जूनियर ड्राफ्ट्समैन है, ये तो है कॉमन वाले, और बाकी सारी जो कैटेगरीज हैं वो आप लोग देख चुके हैं। आज बहुत सारे साथियों की जो क्वेरीज हैं वो अलग अलग आई हैं, कुछ मैंने सेव की हैं, कुछ मैंने फाइनेंस को फॉरवर्ड की हैं, और उसमें एक क्वेरी एक बड़ी अलग सी है, और वो बात बिल्कुल वैलिड है क्योंकि ये मैं भी ये नोट कर रहा था और मैंने भी ये देखी। जैसे एक है स्टाफ नर्स में, और स्टाफ नर्स के साथ एक दूसरा है, इसमें 2 तरह की इश्यूज हैं। स्टाफ नर्स में देखिए लेवल 9 है, और लेवल 9 ही है ऊपर 34 नंबर में मास्टर टेक्नीशियन सेकेंडरी एजुकेशन में। और कई जगह ऐसा हो रहा है कि 2 का एक ही लेवल है, लेकिन जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। लेवल 9 में है स्टाफ नर्स 35,600 और 41,300, और मास्टर टेक्नीशियन भी लेवल 9 में है 35,600 और 37,800। तो
तो ये डिफरेंस है। इस तरह के जो डिफरेंस है वो क्यों हैं, वो हमने इसको टेकअप किया है आगे। कुछ लोग और क्लैरिटी इसमें मांग रहे हैं। मुझे लगता है अगर आपके पास कोई इस बारे में सवाल है तो हम वो भी लेंगे, और उस सवाल से भी कुछ चीज़ें जनरेट होंगी जो हमें कल और इसमें काम करने के लिए मोटिवेट करेंगी, और फिर हम इसमें कुछ क्वेरीज को और एड्रेस कर पाएंगे। लेकिन अभी तक जो इसके बारे में मामला है, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो इफेक्ट है डायरेक्टली इसका, जो 3 जनवरी 2022 तक जो नियुक्त थे, इन पोजीशन थे, जैसा कि मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट थी, मतलब ये हुआ कि 3 जनवरी 2022 को अगर आप रेगुलर हो गए हैं तो आपको 2 साल जैसे ही आपके पूरे हो जाएंगे तो आपको हायर ग्रेड पे मिल जाएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो भी रेगुलर होने के 2 साल बाद आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए कार्मिक विभाग अलग से ऑर्डर करेगा। कार्मिक विभाग को इसके बारे में इंस्ट्रक्शन चली गई हैं और वो ऑर्डर अपना अलग से बना रहे हैं, वो अलग से आएगा। मतलब ये हुआ कि डेली वेजर्स बच गए हैं, उनको नहीं, वो नहीं आ पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट वाले इसमें आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाले जो हैं वो इसके डायरेक्ट इफेक्ट में हैं। जहां तक बात है पुलिस के जो कांस्टेबलों की, 2017 के बाद के हायर पे बैंड के लिए अब एलिजिबल हो गए हैं इसके बाद, वैसे इसमें उनका भी जिक्र है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ी सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन टीजीटी नाराज हैं, टीजीटी उससे खुश नहीं है, क्योंकि वो बाकियों की पैरिटी के बराबर इसमें अब कह रहे हैं कि C&B के बराबर हम आगे, तो इसलिए वो उतना खुश इसमें नहीं दिखते। लेकिन इस तरह की प्रतिक्रियाएं आगे आती रहेंगी, और इसीलिए जो पंजाब के स्केल से कंपेयर करो तो इनको लग रहा है कि इनको लॉस है। तो इन सारी ये आगे चीज़ें जो हैं वो अलग अलग उस तरह की जब एक एक करके आएंगी तो हम इनको उसी तरह से आगे टेकअप करेंगे। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट इसमें है, पहली बात ये कि आपको इसमें ऑप्शन का टाइम नहीं मिलेगा, जिस तरह की पहले ये लग रहा था कि कहीं ऑप्शन के लिए अलग से टाइम देंगे, जो स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए अलग से रूल बनाए जा रहे थे उसमें ऑप्शन का टाइम दिया जा रहा था। इसमें आपको ऑप्शन का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए उसका इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक दूसरी बात है, वो 3 जनवरी 2022 के बाद जो नियुक्त होंगे नए सिरे से, जिनकी अपॉइंटमेंट हुई होगी, उनके लिए ये लागू नहीं होगा, क्योंकि जो आने वाले टाइम में जो पे स्केल आएंगे वो डायरेक्टली उनसे इफेक्टेड रहेंगे, इस वाले से नहीं। दूसरी बात एक और, जो लेफ्ट आउट कैटेगरीज हैं 2012 वाली, उन लेफ्ट आउट कैटेगरीज को लेकर जो अभी भी व्यवस्था ये है कि उनको लेकर टच नहीं किया गया है, ना राइडर में, ना जो पे अनॉमली कमेटी है उसमें। अब जब सेक्रेटरी फाइनेंस बाहर से आएंगे 10 या 11 तारीख को, उसके बाद किस तरह से आगे बातें चलेंगी, क्या आगे होगा, वो फिर उनके आने के बाद पता लगेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं आपकी क्वेरीज की जो अभी तक आई होंगी, क्योंकि क्वेरीज को लेकर आगे बात करना जरूरी है। पुलिस कांस्टेबल को कितनी मिला हायर ग्रेड पे, शुभम नायक पूछ रहे हैं। वो आपका अपना होता है, लेकिन आपके यहाँ जो ईयर ऑफ सर्विस है वो इससे कम हो जाएगी। मुझे लगता है अब पहले 8 से 5 हुई थी, या 5 से 4 हो जाएगी, तो ये 2017 से बाद वालों के लिए होगा। निर्मल भारद्वाज कह रहे हैं कि ऑप्शन चुनने का कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है। जिन कर्मचारियों ने कोई भी ऑप्शन नहीं लिया है उनकी फिक्सेशन जो है वो डीडीओ कर लेंगे, जिनको लगेगा कि वो मैक्सिमम बेनिफिट किसकी तरह है, या फिर 15% के हिसाब से। हरीश ठाकुर कह रहे हैं कि ग्रेड पे 1950 वाले कर्मचारी आगे और 2000 ग्रेड पे वाले पीछे। इसके बारे में कुछ बोलो श्रीमान जी। हमारे बोलने से कुछ नहीं होता जी, पहले आप ये बताओ किस कैटेगरी में ये है और किस तरह से ये है। केवल एक तरह से वो नहीं चलता काम की 1-2 लाइनें लिख के सब हो जाएगा। जो जानकारी लिखनी है वो कंप्लीट लिखिए, ताकि हमें रिसर्च करने का मौका मिले, क्योंकि हम हरीश ठाकुर देख के तो एड्रेस पता करने आएंगे नहीं। ये थोड़ा क्लैरिटी है इसमें। जहां तक आचार संहिता कब है, ये संदीप सोलंकी पूछ रहे हैं। अक्टूबर में ही लगेगी जी, 2nd वीक तक मैक्सिमम, अगर पुराने शेड्यूल के हिसाब से रहा। कोई नई होगी तो उसके देखेंगे। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की शारदा शर्मा कह रही हैं, और भी बड़े सारे कमेंट होंगे मुझे लगता है, लेकिन आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पे अनॉमली का मैटर थोड़ा डिफरेंट है। फाइनेंस में अब तक 2 बार बैठकें हो चुकी हैं। आयुर्वेद डिपार्टमेंट से जो रिप्लाई गया है उसके मुताबिक 2012 में जो हायर ग्रेड पे दिया गया था, या जो पे स्केल दिया गया था, उसमें भी इनको कवर नहीं किया गया था। तो इसीलिए ये मैटर 2012 से पहले का है, पे अनॉमली का, 2012 वाली अनॉमली नहीं है। ऐसा रिप्लाई अभी तक सबमिट हुआ है। लेकिन फिर भी इसमें आगे फाइनेंस क्या करेगा, क्योंकि अभी अनॉमली के मैटर एक भी नहीं टेकअप हुए हैं, तो इसलिए आपको भी इसमें उसी तरह से इंतजार करना पड़ेगा। वेटनरी फार्मासिस्ट जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है उनकी भर्ती है, चलो ये डिफरेंट सवाल आ गया। जेबीटी स्केल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड, ये तो आज जितनी नोटिफिकेशन हो चुकी हैं आप उनमें देख लें एक बार, और उसमें पूरी डिटेल अलग से दी गई है।
है। अब अगर आप हमारे से ही चाहते हैं इसमें भी, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको इसके बारे में भी बता दूँ अभी, क्योंकि फिर बाकी हो सकता है आगे ऐसा ना हो कोई सवाल। जेबीटी की बात करूँ तो एजुकेशन में जेबीटी भी है बीच में, और 29,700 और 37,600 इसमें लिखा गया है। 2 साल के बाद 37,600 होगा फिर, ये इसमें लिखा गया है। लॉट्स अच्छा, ये थैंक्स कर रहे हैं सोनू शर्मा जेओए मैटर के लिए। बिल्कुल सही बात है, ये हम डे 1 से इसको कर रहे थे, और कुछ टाइम ऐसा भी लगा कि शायद ना हो, क्योंकि ये पहले इसमें कवर होते नहीं थे, लेकिन फिर भी इसमें महासंघ ने बहुत रोल प्ले किया। और एक वजह इसमें मुझे ये भी लगती है, क्योंकि ये वही कैडर है जिससे जो महासंघ के अध्यक्ष हैं अश्विनी ठाकुर, वो भी आते हैं, क्योंकि वो भी इसी कैडर से, एक तरह से क्लैरिकल कैडर से। और अपने कैडर के लिए उन्होंने 2-3 काम बहुत अच्छे किए हैं, एक जो प्रमोशन का चैनल है, और दूसरा ये। दूसरी बात ये कि जो फिजिकल टीचर के बारे में योगराज शर्मा पूछ रहे हैं, वेटरनरी फार्मासिस्ट का रिपीट हुआ, एनटीटी का क्या स्टेटस है? तो एनटीटी के बारे में ये पूछा जॉनी सिंह ने। एनटीटी की जो फाइल है वो फाइनेंस के पास थी। आज हमने सेक्रेटरी एजुकेशन से पूछा तो उन्हें अभी फाइल नहीं मिली है, ब्रांच में होगी तो पता नहीं, लेकिन जो सेक्रेटरी एजुकेशन है उन्होंने कहा कि उन्हें आज अभी ये फाइल नहीं मिली है, जो वापस उन्होंने वहां से भेज दी है। बहुत सारी क्वेरी लगा के भेजी गई है, ये उनको पता है। सर पे स्केल में ऑप्शन को चूज करने के बारे में कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो अब ऑप्शन नहीं मिलेगी। फिर भी इस तरह के अगर सवाल हैं तो हम इनका जवाब आपको जरूर करेंगे। साहिल वर्मा कह रहे हैं राइडर तो और लगा दिया इन्होंने, जहां क्लर्क और जेओए को 2 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट होने पे 3200। ये तो जी होगा ही, वो जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि खत्म हो गया, वो तो व्यवस्था शुरू से ही नहीं थी, वो केवल अंडरस्टैंडिंग का इशू है। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर को कोई फायदा नहीं हुआ, उसमें स्केल से ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ये व्हाट्सएप के जरिए भी कुछ एक मैटर आया था इस बारे में, लेकिन देखते हैं आगे। वेटनरी फार्मासिस्ट, ये फिर से वही सवाल आ रहा है। और जहाँ तक लव चौहान कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि राइडर हटा नहीं है। हमने तो कभी नहीं कहा कि राइडर हट रहा है। अगर आप पहले के मेरे कोई भी एक भी वीडियो बता दो कि जिसमें लिखा हो कि हटा, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे डे 1 से पता था कि ये हटेगा नहीं, हटाने का इशू ही नहीं था। इशू सिर्फ हायर ग्रेड पे देने का था, जो इस शर्त में फंसे थे। मेडिकल लैब टेक्नीशियन राइडर में नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये एक नई बात आई पहली बार। और चलिए, अगर आपने ये बात कही है तो इसको टेकअप करेंगे कि किस तरह से ये नुकसान हो रहा है और उसका जवाब क्या है। 15% का ऑप्शन क्लर्क के लिए, कहाँ गया क्लर्क के लिए? आशीष शर्मा जी, ऑप्शन अब नहीं मिल रहा है, ऑप्शन तो दिया ही नहीं जा रहा, और ये कहा जा रहा है कि फिक्सेशन क्योंकि हो चुकी है, उसी में सारी चीज़ें ऐड होंगी। जो एम्प्लॉय 12/3/2022 को रेगुलर हुए, उनको हायर ग्रेड पे कब मिलना है? हाँ, उनको मिलना है सुमन राणा जी, जब आप रेगुलर होने के बाद 2 साल आपको पूरे हो जाएंगे, तब मिलेंगे। वेटनरी फार्मासिस्ट बहुत लोग कर रहे हैं कमेंट, हालांकि एनएचएम के अंतिम परिणाम, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट हमारे पास है नहीं इसका जी। एचआरटीसी कंडक्टर को हायर पे स्केल का कोई अपडेट? सर कंडक्टर के बारे में तो एचआरटीसी का इसमें कुछ मैटर एक था तो था, लेकिन डिपार्टमेंट का मुझे याद नहीं है। फिर भी मैं एक बार लिस्ट ज़रूर चेक कर लूँ। वैसे आपको अब तक ये लिस्ट चेक कर लेनी चाहिए थी, अब तो सोशल मीडिया पे हर जगह घूम रही है। और एचआरटीसी का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सिर्फ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, बाकी कोई नहीं है जी। तो एचआरटीसी तो इसमें वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि वो बोर्ड कॉरपोरेशन के कारण शायद नहीं होगा। जयदेव भारद्वाज, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी हौसला अफजाई का। एचआरटीसी कंडक्टर भी इसमें नहीं है यशपाल ठाकुर जी, क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं होते। ठाकुर सुरजीत पुंडीर कह रहे हैं कि आपका बहुत धन्यवाद, बिल्कुल शुक्रिया जी। सोशल मीडिया पर एक्टिव मोड पर रखने के लिए शुक्रिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ ही, आज भी बहुत सारे लोग सचिवालय में मिले जो पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए थे और बार बार इसके बारे में बात कर रहे थे। तो यही मुझे अभी कुछ कमेंट दिख रहे हैं, बाकी अगर इससे रिलेटेड होगा तो हम इन कमेंट्स को आपको बाद में भी लेंगे, क्योंकि जहाँ तक बात AGHP कब तक 1/1/16 के बाद के रिटायरीज की पेंशन का रिवीजन, दिलीप सिंह ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, बिल्कुल सही बात है। और पेंशनर बहुत परेशान है इस वजह से, लेकिन इसको हम दोबारा से पता करेंगे कि इसमें क्या देरी है और क्यों ऐसा हो रहा है। प्रमोशन चैनल क्या होगा JOAIT का? बबीता साई जी, आपने एक नया काम दे दिया, अभी कल पूछ के पता करना पड़ेगा। अभी तो हम सिर्फ जो स्केल है उसी से रिलेटेड काम कर रहे थे। शारीरिक शिक्षकों की 870 पोस्टों का अपडेट जनमेज सिंह जी पूछ रहे हैं।
क्लास 4 2012 में 1650 दिया, पर न्यू स्केल में वापस लिया है, 4914 भी नहीं दी। 4914 पे तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा सर। पंजाब अभी बिल्कुल चुप है, और पंजाब ने तो अभी ना एरियर दिया ना टाइम स्केल दिया, तो हम उनको फॉलो करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं अभी। जहाँ तक आउटसोर्स पॉलिसी की बात है भारद्वाज जी, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करें, होगा आपका काम ज़रूर, हिम्मत ना हारें, लेकिन होगा जब ये एक तरह से जो ये सब कमेटी है ये पहले अपना काम पूरा कर लेती है, उसके बाद होगा। तो ये मैटर हैं कुछ जो अभी तक गुलशन ठाकुर कह रहे हैं सभी लाभार्थियों को बधाई, विशेष रूप से क्लर्क और JOIT को। लेकिन मेरा सवाल है कि समकक्ष अन्य वाली श्रेणियों से इतना भेदभाव क्यों? बिल्कुल सही बात है, आपका सवाल बड़ा वैलिड है, क्योंकि ये तो अनाउंसमेंट में भी कहा था, तो उसको देखेंगे आगे क्या इसका होता है और किस तरह से। लेकिन फिर भी हमने इसको नोट कर लिया है, आपके बारे में दोबारा से इस बारे में क्रॉस चेक करके आपको बताएंगे। अगली बात, जहाँ तक सिकंदर ठाकुर कह रहे हैं RTI वेबसाइट नॉट वर्किंग। ओके सर, चेक करते हैं इसको, क्या इशू है इसमें। जहाँ तक NHM का सवाल है, आगे बहुत सवाल हैं इस तरह के, लेकिन अभी मैं केवल स्पेसिफिक राइडर या पेयर विजन रूल से संबंधित ढूंढ रहा हूँ, और वो इसके अलावा मुझे और कोई नहीं दिख रहे। कांस्टेबलों की बात 5 साल के बाद वाला, वो इनको अलग से अभी ऑर्डर जारी करना है, तो उसका भी इंतज़ार कर लेते हैं जिस तरह से ये हो गया, पर इसको हम आगे ज़रूर इन चीज़ों को रखेंगे। ठाकुर सुमित भी यही कह रहे हैं कि शुक्रिया आपका डे 1 से इसको चेज़ करने के लिए। चलो, आप लोग याद रखते हैं, इसलिए ये क्लियर करना भी ज़रूरी है कि जो चीज़ें हैं वो फैक्चुअल रहनी चाहिए, क्योंकि उसी पे भरोसा कायम है, और जर्नलिज्म भी इसी तरह से चलना चाहिए। क्योंकि जो मकसद है वो हमारा वो नहीं है कि कुछ भी जो इश्यूज़ हैं उनको डाल दो और उसके बाद जो भी बोलना शुरू करो। इन सारी चीज़ों के साथ जो पे कमीशन से रिलेटेड कुछ और मैटर होंगे तो हम आपको ज़रूर इसके बारे में अपडेट करेंगे, और आज जो कुछ क्वेरीज आई हैं उनका रिप्लाई लेकर आपको दोबारा बताएंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।